हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे जंतु जगत का वर्गीकरण। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं व्यापम के 2013 से लेकर 19 तक, ठीक है, उनमें जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हुए हैं वो सारे के सारे करेंगे। और समथिंग 185 क्वेश्चन हम इस लेक्चर में करने वाले हैं, मतलब 2 लेक्चर होगा। इस लेक्चर में हम 50 से 60 क्वेश्चन समथिंग करेंगे और बचे वाले क्वेश्चन अगले लेक्चर में। मतलब हम ये बोल सकते हैं ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन इस चैप्टर से पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसे अंत तक जरूर देखें और इसका रिवीजन करें कम से कम 1 से 2 बार, ताकि आपको ये पता चल जाए किस प्रकार के इससे क्वेश्चन आए हैं। और आप कोई भी थ्योरी बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें से आपको क्या पढ़ना है ये पहले पता चल जाता है। ठीक है, तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि वह स्तनधारी जो अंडे देता है। ठीक है, हमसे ये पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि ऐसा कौन सा स्तनधारी है जो कि अंडे देता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसका राइट आंसर, डक बिल्ड प्लेटिपस। ठीक है, तो आपको ये स्पेशली याद रखना कि जो प्लेटिपस होता है वह अंडे देता है और एक होता है एकिडना। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना, ये दो नाम की एकिडना। ठीक है, तो ये एकिडना और प्लेटिपस ये दोनों ऐसे स्तनधारी है जो अंडे देते हैं। और ये एसआई के पेपर में आया हुआ है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होते आपको मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन ये हो जाएगा कि खोखली हड्डी किसमें पाई जाती है। ठीक है, तो जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से एक ऐसा है जिसमें खोखली हड्डी पाई जाती है। तो जो खोखली हड्डी है ना वह पाई जाती है चील में। ठीक है, तो जो चील है ये एक पक्षी है और पक्षी उड़ता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी उड़ने वाले पक्षी होते हैं ना या ऐसे जीव जो उड़ सकते हैं उनमें खोखली हड्डी पाई जाती है। और खोखली हड्डी में होता है क्या है, वायु भरा जाती है। मतलब खोखली हड्डी के बीच में क्या होती है, वायु होती है जो कि उनको उड़ने में मदद करती है। तो जब भी खोखली हड्डी की बात करें तो चील की जगह अगर कोई पक्षी का नाम होता तो वही आपका आंसर होता। अगला क्वेश्चन हो जाएगा तीसरे नंबर का कि प्राणी जगत का कौन सा जीवधारी है जिसमें परिभाषित केंद्रक नहीं होता लेकिन उसका शरीर बहुकोशिकीय होता है। तो हमें देखो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, यदि आप 9th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रखी है कि प्राणी जगत का कौन सा जीवधारी जो परिभाषित केंद्रक नहीं होता। तो परिभाषित केंद्रक नहीं होता है मोनेरा जगत के जो जंतु होते हैं ना, जिसके अंतर्गत आ जाते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह आते हैं। तो मोनेरा जगत के जितने भी जीव होते हैं उनमें परिभाषित केंद्रक नहीं पाया जाता। और मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं वो प्रोकैरियोटिक जीव कहलाते हैं। कौन से? प्रोकैरियोटिक जीव कहलाते हैं जिसमें सुविकसित केंद्रक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 4th नंबर का कि चिड़ियों की चोंच में दांतों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो जो चिड़िया है उसकी चोंच में दांतों की संख्या कितनी होती है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 है राइट आंसर की जो चिड़िया है उसकी चोंच में कोई दांत नहीं होता है। ठीक है, तो वो जो भी खाना खाती है या फिर अनाज खाती है वो चोंच के द्वारा ही खाती है, उसमें दांतों की संख्या नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा यहाँ राइट आंसर। अगला 5वें नंबर का क्वेश्चन है कि मछलियों की विभिन्न जातियों को चुनना जो विभिन्न स्तर पर पोषण प्राप्त करती है कहलाती है। ठीक है, तो मछलियों की विभिन्न जातियाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, को चुनना जो विभिन्न स्तर पर पोषण प्राप्त करती है क्या कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पर राइट आंसर की संयुक्त मत्स्य पालन कहलाती है। ठीक है, संयुक्त मत्स्य पालन। तो हम ये बोल सकते हैं कि संयुक्त मत्स्य पालन में विभिन्न जातियों की मछलियों को एक साथ एक ही जलाशय में पाला जाता है। और इस विधि में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि इन मछलियों का पोषण अलग अलग हो। ठीक है, मतलब मछलियों को एक जलाशय में रखेंगे पर ऐसा सेक्शन बना देंगे बीच से ताकि पोषण अलग अलग हो, एक मछली यहाँ की मछली कोई दूसरी मछली को ना खा ले। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 6वें नंबर का कि सबसे बड़ा स्तनधारी है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और अधिकतर पूछे जाने वाला क्वेश्चन भी कि सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नीली व्हेल जो होती है यह सबसे बड़ा स्तनधारी होता है। नीली व्हेल की लंबाई लगभग 300 फुट तक हो सकती है। कितने फुट तक? तो 300 फुट तक किसकी लंबाई हो सकती है? नीली व्हेल की लंबाई हो सकती है। अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर का कि तिलचट्टा का बाह्य कंकाल बना होता है। ठीक है, तो जो तिलचट्टा होता है उसका बाह्य कंकाल किस चीज़ का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तिलचट्टा का बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। और तिलचट्टा जो कॉकरोच को बोलते हैं ना, तो कॉकरोच की जो ऊपर का कंकाल बना हुआ था किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 8वें नंबर का कि गाय और भैंस जैसे घास खाने वाले जंतुओं के पास खालिस्तान होते हैं। तो आपने ये 7th क्लास की अगर एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो ये वहाँ पर बहुत अच्छे समझाया गया है। ठीक है, इन्हें रूमिनेंट बोलते हैं, जो भी घास खाते हैं ना जीव, जैसे गाय भैंस या फिर हम खरगोश और
हिरन, ये सारे के सारे रूमिनेंट कहलाते हैं। तो घास खाने वाले जो गाय और भैंस घास खाते हैं रूमिनेंट कहलाते हैं। इनके पास खालिस्तान होते हैं, तो 4 अमाशय होते हैं इनके पास। कितने अमाशय? 4 अमाशय होते हैं गाय और भैंस के पास। आपने देखा होगा वो 24 घंटे जुगाली करते रहती है। और चारों अमाशय के नाम अगर आप याद रख सको तो बहुत अच्छी बात है। तो पहला अमाशय का नाम है रूमेन, ठीक है। सेकेंड अमाशय का नाम है रेटिकुलम और थर्ड अमाशय का नाम है यहाँ ओमेसम और फोर्थ अमाशय का नाम यहाँ पर हो जाएगा एबोमेसम, ठीक है। तो याद रखना है, पहले अमाशय का नाम है रूमेन, सेकंड का नाम है रेटिकुलम, थर्ड का नाम है ओमेसम और फोर्थ का नाम है एबोसेमस, ठीक है। तो आपको याद रखना है। और जो भी घास खाने वाले जो भी पशु होते हैं उन्हें हम रूमेंट के अंतर्गत रखते हैं, रूमेंट कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर 9वें नंबर का कि स्तनधारियों में आँखों के समायोजन की क्षमता पर नियंत्रण लेंस के आकार में परिवर्तन द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो जो स्तनधारियों के आँखों में समायोजन की क्षमता पर नियंत्रण लेंस के आकार में परिवर्तन के द्वारा किया जाता है, यह खालिस्तान से संचरित होता है, ठीक है। किससे संचरित होता है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर, सिलियरी पिंड, ठीक है, सिलेंड्रिकली पिंड से होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 10वें नंबर का कि सम्मिश्रित मत्स्य पालन में किस प्रकार से मछलियाँ का पालन किया जाता है। तो अभी हमने देखा कि सम्मिश्रित मत्स्य पालन में किस प्रकार से मछलियों का पालन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर इसका, 6 या अधिक किस्मों का समायोजन विभिन्न स्तरों पर खिलाने से, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 11वें नंबर का कि किस किस्म की मधुमक्खियों से अधिक शहद एकत्र होता है, ठीक है। मतलब ऐसे कौन से किस्म की मधुमक्खियां जिससे अधिक शहद एकत्रित होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर की इटालियन मधुमक्खी। तो इटालियन मधुमक्खी से अधिकतम शहद एकत्रित होता है और ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 12वें नंबर का कि मधु वाटिकाओं का निर्माण किसके पालन के लिए किया जाता है, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है कि मधु वाटिकाओं का निर्माण किसके पालन के लिए किया जाता है। तो मधुमक्खी पालन के लिए। तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। अगला है 13वें नंबर का क्वेश्चन कि मत्स्य पालन किससे संबंध रखता है, ठीक है। तो मत्स्य पालन की बात कर रहा है, तो मत्स्य पालन में किसका पालन किया जाता है। तो व्यवसाय रूप में किसका पालन, मछलियों का पालन किया जाता है मत्स्य पालन में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर राइट आंसर है। अगला है 14वें नंबर का क्वेश्चन कि विभिन्न प्रकार के दांत में पाए जाते हैं, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के दांत खालिस्तान में पाए जाते हैं। तो जो स्तनधारी होते हैं ना, जैसे हम हैं, हम स्तनधारी है, हमें विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अग्रचवर्णक, पश्चचवर्णक, रद्नक, कृंतक, ये विभिन्न प्रकार के जो दांत है वह स्तनधारियों में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। अगला 15वें नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि रोमंथी, देखो अभी मैं इसकी चर्चा कर ही रहा था, रोमंथी में भोजन का आंशिक पाचन कहाँ होता है। तो जो रोमंथी होते हैं इसका आंशिक पाचन कहाँ पर होता है। तो कड़ में होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। और ये घास खाने वाले जीवों की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 16वें नंबर का कि मत्स्य पालन में इसमें से किसका प्रजनन शामिल है, ठीक है। तो जो मत्स्य पालन होता है इसमें से किसका प्रजनन शामिल है। तो ऑप्शन नंबर 3 है राइट आंसर। मत्स्य पालन के अंतर्गत आता है क्या है, मछलियां आती है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर होगा राइट आंसर। अगला 17वें नंबर का क्वेश्चन है कि एक तल प्रयरक मछली की किस्म का उदाहरण है, ठीक है। तो एक तल प्रयरक मछली की किस्म का उदाहरण क्या है, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर, कर्प हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 18वें नंबर का कि कतला मछली किस किस्म का उदाहरण है। तो जो कतला मछली है वह किस किस्म का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर, सतह प्लवक, ठीक है। तो सतह प्लवक का उदाहरण है कौन सी, कतला मछली। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 19वें नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उड्डयन अक्षम पक्षी नहीं है, ठीक है। उड्डयन अक्षम पक्षी नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर की सूटी टर्न। सूटी टर्न जो है कि उड़ नहीं सकता, ठीक है। उड्डयन क्या है, अक्षम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। बाकी जो कीवी है ये भी उड़ सकता है, काकोपोल भी उड़ सकता है और एमू भी उड़ सकता है, पर सूटी टर्न यहाँ उड़ नहीं सकता। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा 20वें नंबर का कि निम्नलिखित गोवंश है सिवाय, ठीक है। तो निम्नलिखित गोवंश मतलब जो गायों की नस्ल है
एक को छोड़कर। तो जर्सी भी गाय की नस्ल है, साहिवाल भी गाय की नस्ल है और सिंधी भी गाय की नस्ल है। तो कौन सी गाय की नस्ल नहीं है? तो नागपुरी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है यहाँ पर राइट आंसर। उसने यही पूछा है कि निम्नलिखित में से गोवंश है किसके सिवाय? तो नागपुरी के सिवाय। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि कार्ड यकृत तेल या लीवर ऑयल है, ठीक है। तो लीवर ऑयल किससे निकाला जाता है? तो हमने पहले पढ़ चुके हैं कि यह मछलियों से प्राप्त किया जाता है, पर अब बात हो रही है कि लीवर ऑयल क्या है ये पूछा है। तो निलंबन सस्पेंशन है, ठीक है। तो निलंबन सस्पेंशन है और मछलियों के यकृत से प्राप्त किया जाता है। अगला है 22वें नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से जंतु में श्वसन के समय मध्य छंद डायफ्राम को की कोई भूमिका नहीं होती? मतलब हम बोल सकते हैं कि ऐसा कौन सा जंतु है जिसमें डायफ्राम की कोई भूमिका नहीं होती, ठीक है। तो हमसे ऐसे ही कुछ पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर की जो मेंढक है इसमें श्वसन में जो डायफ्राम है, ठीक है, उसकी कोई भूमिका नहीं होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23वां कि इनमें कायांतरण होता है, ठीक है। इनमें कायांतरण होता है, तो कायांतरण किस में होता है? तो मेंढक में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर। और कायांतरण का बेसिक मीनिंग ये है कि जब जीव बड़ा होता है तो अपना रूप परिवर्तित करता है। रूप मतलब अपना शरीर परिवर्तित करता है। तो आपने देखा होगा मेंढक के पहले अंडे होते हैं, फिर उससे अंडे से क्या बनता है? लार्वा, और लार्वा से प्यूपा बनता है, प्यूपा के बाद मेंढक बनता है। तो मेंढक क्या होता है? अपना रूप पहले तैरने वाला होता है, फिर मेंढक का रूप लेता है, उससे पहले लार्वा होता है। तो ये अलग अलग रूपों में परिवर्तित होता है, उससे ही बोलते हैं कायांतरण। तो कायांतरण किस में होता है? तो मेंढक में होता है। अगला 24वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषधर सर्प है? विषधर सर्प मतलब किसमें जहर पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर पहला है यहाँ पर राइट आंसर कि रसेल वाइपर जो है फरान सर्फ, जिसमें क्या पाया जाता है? तो विष पाया जाता है। बाकी ये जो तीन दिए हैं ना, इनमें विष नहीं पाया जाता। अगला 25वें नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक डिम्बोत्सर्जक, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक डिम्बोत्सर्जक स्तनपायी जीव है? तो ये चार ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हंस चुंग प्लेटिपस, ठीक है। तो प्लेटिपस की बात कर रहा है। डिम्ब उत्सर्जक मतलब अंडा देने वाला स्तनपायी या स्तनधारी है। तो ये क्वेश्चन पहले, ये दूसरी बार रिपीट हो रहा है। तो जो प्लेटिपस है ये क्या देता है? अंडा देने वाला जीव है, ठीक है। तो मैंने बोला था एक प्लेटिपस आपको याद रखना है और एक एकिडना याद रखना है। तो एकिडना और प्लेटिपस क्या देते हैं? तो अंडे देने वाले क्या हो जाएंगे? स्तनपायी होंगे। अगला क्वेश्चन है 26वें नंबर का कि नलियों या जाल ट्रेकिया कहलाता है, यह किसमें श्वसन अंग है? जो ट्रेकिया है यह किसका श्वसन अंग है? यह हमसे पूछा गया है बेसिकली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा राइट आंसर। जो कीट होता है उसका श्वसन अंग को हम क्या बोलते हैं? ट्रेकिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 27वें नंबर का कि उभय लिंगी पशु का उदाहरण है। तो ये चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कौन सा है जो उभय लिंगी पशु का उदाहरण है, जिसमें उभय लिंगी होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। जो केचुआ होता है वह उभय लिंगी का उदाहरण होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। और केचुआ आपने देखा ही होगा, बरसात में अधिकतर दिखाई देते हैं। अगला है 28वें नंबर का कि मेंढक जल में अंडे देता है। यह हमें भी पता है कि मेंढक जल में अंडे देता है। वे अंडे से निकलते हैं एवं कुछ रूप में विकसित हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो अंडे से निकलने के बाद जो छोटा रूप होता है उसे क्या बोलते हैं? तो टेडपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेडपोल। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर कि जब मेंढक के अंडे से बच्चे निकलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? तो टेडपोल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 29वें नंबर का कि व्हेल अक्सर अपने सिर के शीर्ष पर वायु द्वार के साथ जल की सतह से पर आती है। मतलब आपने देखा होगा कि जो नीली व्हेल होती है वो इस प्रकार, अगर ये पानी भरा है तो पानी से ऐसे ऊपर आती है, और जहाँ पर उसका श्वास द्वार होता है वो इस प्रकार से ऊपर होता है। तो इस प्रकार से ऊपर आती है, उसका कारण क्या है ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर, सांस लेने के लिए। आप इतना जानते होंगे कि जो नीली व्हेल है वो एक स्तनधारी के अंतर्गत भी आती है, परंतु वो जल से सांस नहीं लेती, इसलिए वो बार बार ऊपर आती है ताकि वो सांस ले सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा 30वें नंबर का कि आपने पश्मीना शब्द सुना होगा, ठीक है। तो पश्मीना क्या है? तो हम सभी ने ये नाम से परिचित है, पश्मीना नाम से। तो पश्मीना नाम क्या है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर कि कश्मीर के बकरे से प्राप्त ऊन। तो कश्मीर में एक बकरी पाई जाती है, बकरी और बकरे, और वो कौन सी किस्म के? पश्मीना, और जिससे क्या निकाला जाता है? ऊन निकाला जाता है।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा 31वें नंबर का कि खाद्य श्रृंखला से प्राप्त कड़ी डालिए। तो खाद्य श्रृंखला ये आपने पढ़ा होगा, इन्वायरमेंट का सब्जेक्ट है, एमपी पुलिस में भी आया हुआ है क्वेश्चन। तो सबसे पहले घास है, घास को कौन खाएगा? तो घास को खाएंगे कौन? कीट, और कीट को कौन खाएंगे? मेंढक, मेंढक को खाएगा सांप, और सांप को खाएगा गरुड़। मतलब यहाँ खालिस्तान की जगह क्या आएगा? कीट आएगा, और ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा 32वें नंबर का कि वे पशु जिनमें जलवाहिका तंत्र होता है। ठीक है, मतलब वे पशु जिनमें जलवाहिका तंत्र होता है कहलाते हैं। तो जलवाहिका तंत्र जिनमें होता है वो क्या कहलाते हैं, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, स्पंज और हाइड्रा। स्पंज और हाइड्रा जिनमें क्या होता है? जलवाहिका तंत्र होते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं ये समुद्र में पाए जाने वाले जीव, और ये कुछ इस प्रकार के होते हैं, और ये बीच में खोखला होता है जिसमें जल एक तरफ से दूसरी तरफ निकल जाता है। तो जलवाहिका तंत्र होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? तो स्पंज या फिर हाइड्रा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 33वें नंबर का कि दादी ने फलों, शक्कर, गेहूं और खमीर के मिश्रित करके वाइन बनाई। ठीक है, तो जो दादी है उन्होंने फलों, शक्कर और गेहूं और खमीर को मिश्रित करके क्या बनाई? वाइन बनाई। वाइन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए वह उसे जार में कसकर बंद कर देती है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? तो दादी ने क्या करा, एक ऐसा जार लिया, इसमें फल डाल दिए, शक्कर डाल दी, गेहूं डाल दिया, और इसको मिश्रित करके पैक कर दिया। ठीक है, तो ऐसा क्यों कर रही है? वाइन बनाने के लिए हमसे पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि एल्कोहल के निर्माण के लिए खमीर अवायवी श्वसन करता है। तो दादी ने इसलिए इसे पैक करा है क्योंकि इसमें वायु नहीं मिलना चाहिए, इसलिए इसे पैक करा। क्योंकि जब एल्कोहल बनता है तो उसके निर्माण के लिए कौन सा श्वसन होता है? तो अवायवी श्वसन होता है वायु की अनुपस्थिति में। अगला है 34वें नंबर का क्वेश्चन कि खमीर कोशिका में छोटा बल्ब की तरह का बाहर निकला हुआ भाग जाना जाता है। ठीक है, तो खमीर, जो खमीर होता है आपने देखा होगा कि जब गुलाब जामुन बनाते हैं या फिर जलेबी बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हल्का खान सोडा डाल दिया जाता है जिसे कास्टिक सोडा बोलते हैं। तो आपने ये देखा होगा कि खमीर इस प्रकार से ऊपर उठने लगता है, तो उसे क्या कहा जाता है? ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, उसे कली कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाएगा? कली कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 35वें नंबर का कि रेशम माथ के निम्न में से कौन से चरण से रेशम प्राप्त किया जाता है? ठीक है, तो रेशम माथ के निम्न में से किस चरण से रेशम प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर, किससे प्राप्त किया जाता है? प्यूपा से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 36वें नंबर का कि हर शुक्राणु का एक सिर, हर शुक्राणु का एक सिर, मध्य भाग एवं पूंछ होती है। तो जो शुक्राणु होता है उसका एक सिर होता है, मध्य भाग होता है और पूंछ होती है। तो पूंछ का क्या उद्देश्य है? तो पूंछ का काम क्या है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो पूंछ का काम क्या होता है? तो गति कर अंडे तक पहुंचना या अंडाणु तक पहुंचना। पहला हो जाएगा राइट आंसर कि शुक्राणु को गति देता है कौन? तो जो पूंछ होती है वह गति देने का काम करती है। अगला 37वें नंबर का क्वेश्चन है कि अंडे देने वाले पक्षियों को क्या कहते हैं? तो जो अंडे देते हैं ना उन पक्षियों को क्या कहा जाता है? तो अंडज कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 है राइट आंसर कि जो पक्षी अंडे देते हैं उसे क्या बोलते हैं? अंडज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 38वें नंबर का कि जब आप बालों को काटते हैं, जब आप बालों को काटते हैं तब आपको दर्द महसूस नहीं होता है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर है राइट आंसर, क्योंकि बाल की सर्वोच्च सतह मृत होती है। ठीक है, तो जो बाल होती है उसके सबसे ऊपर की जो सतह होती है वह क्या होती है? मृत होती है, जिसके कारण उसे काटने पर कोई दर्द नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है और बाल बने किसके होते हैं? तो प्रोटीन के बने होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला 39वें नंबर का क्वेश्चन कि मछलियाँ, मेंढक आदि जल में अंडा देती है। ठीक है, तो जो मछलियाँ और मेंढक है वो किस में? जल में अंडे देती है। नर द्वारा छोड़े गए शुक्राणु अंडे में पहुंचकर एक युग्मनज का निर्माण करते हैं। यह किस प्रकार का निषेचन है? तो यह है बाहरी निषेचन, क्योंकि सबसे पहले अंडाणु छोड़ गए थे कौन? मादा, वो भी किसमें? जल में। फिर नर आके उसमें शुक्राणु छोड़ते और फिर क्या होता है? तो इस प्रकार के निषेचन को बाह्य निषेचन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला 40वें नंबर का क्वेश्चन कि शीला एक ऐसा उपहार खरीदना चाहती है। जो शीला नाम की एक लड़की है वह एक ऐसा उपहार खरीदना चाहती है जिसे जानवरों को बिना मारे जानवरों के
तंतु से बनाया गया है, ठीक है, जानवरों को मारा नहीं गया है, उनके तंतुओं से बनाया गया है। निम्न में से कौन सा उपहार उसे लेना सबसे बेटर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला है राइट आंसर, ऊन की साल लेना चाहिए किसको, सीला को, क्योंकि जो ऊन की साल है ये भेड़ों से बाल काट कर निकाले जाते हैं, ना कि बाल को सॉरी भेड़ को मारकर। इसी आधार पर ऑप्शन नंबर पहला यहाँ राइट आंसर होगा। अगला 41वें नंबर का क्वेश्चन है कि मृतोपजीवों की पहचान कीजिए, ठीक है। तो मृतोपजीवियों की पहचान करना है, तो मृतोपजीवी क्या होते हैं यही पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा राइट आंसर के अतिरिक्त कोशिकीय, ठीक है। तो जो होते हैं मृतोपजीवी भी क्या होते हैं, अतिरिक्त कोशिकीय होते हैं, और इनमें पाचन कैसा होता है, तो एंजाइम छोड़ते हैं वो खाने के ऊपर, और जब वो पच जाता है तब उसे ग्रहण कर लेते हैं। अगला है 42वें नंबर का क्वेश्चन की ऊन कताई इसकी प्रक्रिया है, ठीक है। तो ऊन कताई किसकी इसकी प्रक्रिया है, तो ऊन को काटने की, तो ऊन को काटने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऊन कटाई बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अगला 43वें नंबर का क्वेश्चन की कंठमणि क्या है, ठीक है। तो जो कंठमणि क्या है यही पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर कि यौन आरंभ पर पुरुषों के कंठ का विकास, ठीक है। तो कंठमणि मतलब हम ये बोलते हैं कि जब लड़का 12 से 15 साल का होता है, इस बीच में जब होता है तो उसके गले में एक हल्का सा पार्ट ऐसा उड़ जाता है, ठीक है। तो इसमें यौन आरंभ होता है और कंठ का ऊपर विकास हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, कंठमणि बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 44वें नंबर का कि पक्षियों एवं मछलियों में सदैव जल के संचलन करना पड़ता है, ठीक है। तो जो पक्षियों एवं मछलियों को सदैव जल में संचलन करना पड़ता है, इसलिए उनका शरीर का आकार इस तरह विकसित होगा, ठीक है। तो ये आपने 6 क्लास की पुस्तक भी पढ़ रखी होगी, तो इसका आंसर आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा राइट आंसर कि घर्षण पर काबू पाने के लिए कम ऊर्जा खोए, ठीक है। तो जो पक्षियों का शरीर उड़ने के लिए और मछलियों का शरीर तैरने के लिए इस प्रकार से बना हुआ है ताकि उनमें घर्षण पर काबू पा सके, क्योंकि चिकने होते हैं, आपने देखा होगा मछली भी और पक्षी भी, और उसमें ऊर्जा कम खोए, मतलब कम से कम ऊर्जा नष्ट होए और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें उड़ने के लिए यूज़ करना पड़े। तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। अगला 45वें नंबर का क्वेश्चन है कि हर्माफोटाइट्स के 2 उदाहरण है, ठीक है। तो जो हर्माफोटाइट्स के 2 उदाहरण हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर कि केचुआ और जौक, ठीक है। तो केचुआ और जौक हर्माफोटाइट्स के उदाहरण होंगे, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है कि कुछ कीड़े स्वयं के साथ जनन करते हैं, मतलब ये जो केचुआ और जौक है ना, ये खुद में ही जनन कर लेते हैं, मादा पुरुष की आवश्यकता नहीं होती, और ऐसे जीव जो कि खुद में ही जनन कर लेते हैं उन्हें बोलते हैं हर्माफोटाइट्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सेकेंड है क्या, राइट आंसर। अगला 46वें नंबर का क्वेश्चन है कि किशोरों को वयस्कों के मुकाबले पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम वाले भोजन की सलाह दी जाती है, ठीक है। ऐसा क्यों कहा जाता है वयस्कों को, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा राइट आंसर कि हड्डी के घनत्व बढ़ाने के लिए। तो हड्डी के घनत्व को बढ़ाने के लिए किशोरों को हमेशा, किशोरों और वयस्क के मुकाबले हमेशा कैल्शियम ज़्यादा लेने वाली फसल या फिर भोजन दिया जाता है ताकि उनकी हड्डियाँ मजबूत हो सके। अगला 47वें नंबर का क्वेश्चन है कि कीट के शरीर में, ठीक है। तो जो कीट के शरीर में वायु ट्यूबों का एक जाल श्वसन में मदद करने के लिए होता है। तो कीटों के शरीर में वायु ट्यूबों का जाल श्वसन में मदद करने के लिए होता है, वह कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर, श्वसन नली कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है यहाँ पर राइट आंसर कि जो कीट होते हैं उसमें हम बोल सकते हैं कि वायु बल्बों, ठीक है, वायु ट्यूबों का एक जाल होता है जो किस में मदद करता है, तो श्वसन नली, या फिर श्वसन करने में मदद कौन करता है, तो श्वसन नली करता है। अगला 48वें नंबर का क्वेश्चन कि बाह्य निषेचन इनमें उत्पन्न होता है, ठीक है। तो जो बाह्य निषेचन है वह किस में होता है, यह हमसे पूछा गया है। तो बाह्य निषेचन काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो बाह्य निषेचन होता है मछलियों में और मेंढकों में, ठीक है। तो मछलियों और मेंढकों में कौन सा निषेचन होता है, तो बाह्य निषेचन होता है। अगला 49वें नंबर का क्वेश्चन कि एक मेंढक उसके द्वारा सांस ली जाती है। तो जो मेंढक है वो किसके द्वारा सांस लेता है, तो यहाँ पर त्वचा के द्वारा भी सांस लेता है मेंढक फेफड़ों के द्वारा भी सांस लेता है और मुंह के द्वारा भी लेता है। तो उपरोक्त तीनों, ऑप्शन नंबर फोर्थ है यहाँ पर राइट आंसर। जो मेंढक है त्वचा से,
फेफड़ों से, मुंह से, तीनों से सांस लेता है। अगला 50वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा कि आईवीएफ का विस्तार क्या है। ठीक है, तो जो आईवीएफ है इसका विस्तार क्या है ये हमसे पूछा गया है। तो इन वाइड्रो फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। इन वाइड्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ का फुल फॉर्म हो जाएगा। आईवीएफ का क्या हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हम ये बोल सकते हैं कि कृत्रिम परिवेश में शुक्राणु को अंडाणु से युग्मनज उत्पन्न करना, ठीक है, फर्टिलाइजेशन करना, उसे बोलते हैं आईवीएफ या इन वाइड्रो फर्टिलाइजेशन। अगला क्वेश्चन यहाँ हो जाएगा 51वें नंबर का कि निम्न में से किस जीव से रेशम के तंतु प्राप्त किए जाते हैं। ऐसा कौन सा जीव है जिनमें से रेशम के तंतु प्राप्त किए जाते हैं। तो यहाँ चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर कि सलभ से। तो निम्न में से किस जीव से रेशे के तंतु प्राप्त किए जाते हैं, तो सलभ से। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 52वें नंबर का क्वेश्चन कि क्षुद्रांत में हजारों उंगलियों जैसे प्रवर्त होते हैं। क्षुद्रांत में से हो जाएगा छोटी आंत की बात कर रहा है। तो छोटी आंत में हजारों उंगलियों जैसे प्रवर्त होते हैं जिन्हें विली कहते हैं। विली की क्या भूमिका होती है, मतलब विली क्या करता है, तो अवशोषण की सतह क्षेत्रफल में क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है। तो हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि अगर सपोज ये छोटी आंत हुई तो इस प्रकार से विली यहाँ छोटी आंत में होते हैं, जो कि भोजन यहाँ से आएगा तो अवशोषण की सतह क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ जाता है। इसीलिए छोटे छोटे जो उभरे हुए प्रवर्ध होते हैं उसे विली कहते हैं, और वो क्या करता है, अवशोषण की सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देता है और अवशोषण में वृद्धि करता है। अगला 53वें नंबर का क्वेश्चन कि मनुष्य और कुत्ते दोनों स्तनधारी है। ठीक है, जो मनुष्य है और कुत्ते दोनों स्तनधारी है। कुत्ते मनुष्यों से ज़्यादा बच्चे पैदा करता है, इसका कारण क्या है, तो हम ये बोल सकते हैं एक अंडे से ज़्यादा युग्मनज बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ 3 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 54वें नंबर का कि यौन पुनरुत्पादन के विषय में उस कथन का चयन करो जो गलत है। इनमें 4 में से कौन सा गलत है, हमें वो बताना है। वो भी किसके विषय में, यौन पुनरुत्पादन के विषय में। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। यौन पुनरुत्पादन की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर कि कोई युग्मनज निर्माण नहीं होता। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत होगा और गलत ही चुनना था। बाकी इसमें अगर पहला आप देखोगे कि पुरुष एवं महिला में पुनरुत्पादन अंग भिन्न होते हैं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं पुरुष और महिला में। ये युग्मनक की उत्पत्ति करते हैं, बिल्कुल युग्मनक मतलब महिला जो है उनके अंदर अंडाणु बन जाते हैं, पुरुषों के अंदर पहले शुक्राणु का निर्माण हो जाता है। तो सेकंड भी सही है, और पुरुष एवं महिला युग्मकों का सम्मिश्रण होता है। ठीक है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर गलत है, गलत ही चुनने का बोला था, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा आंसर इसका। अगला 55वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पुरुषों में गौण यौन लक्षण नहीं है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा पुरुषों में गौण यौन लक्षण नहीं है, तो लंबाई का बढ़ना यौन लक्षण नहीं है, बल्कि चेहरे पर जब बच्चा वयस्क हो जाता है तो उसके चेहरे पर बाल आ जाते हैं, छाती पर बाल उगने लगते हैं। ठीक है, और आवाज़ उसकी भारी हो जाती है, पर लंबाई का बढ़ना इसका कोई मेन कारण नहीं है। अगला 56वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ की जलीय जीव जैसे मछलियाँ नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट, जो मछलियाँ है वो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का निष्कासन करती है, तो वो क्या होता है, अमोनिया होता है। तो अमोनिया 2 ऑप्शन में है। वहीं पर बात करें तो पक्षी किसका निर्मोचन करता है, मतलब जो मल त्यागता पक्षी में क्या पक्षी में क्या होता है, तो यूरिक अम्ल होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि मछलियाँ जो अपना मल त्यागती है उसमें क्या होता है, तो अमोनिया होता है, और पक्षी अपना जो मल उत्सर्जित करते हैं, बाहर निकालते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, यूरिक अम्ल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर होगा राइट आंसर। अगला है 57वें नंबर का क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा जानवर ऊन नहीं देता। तो 4 ऑप्शन है ऐसे हैं जिनमें से कौन ऊन नहीं देता ये पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर कि जो ऊँट है ये ऊन नहीं देता, बल्कि जो भेड़, याक और चिंपांजी से ऊन प्राप्त किया जाता है। अगला 58वें नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य पेंगुइन के विषय में गलत है। तो इनमें से ऐसा वो पूछा है कि जो पेंगुइन के विषय में जो गलत है ना, यहाँ पर सही लिखना चाहिए था, सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर कि तैर नहीं सकता। जो पेंगुइन है ना वो तैर नहीं सकता। बाकी ये जो दिए है पहला, दूसरा और ये चौथा ये गलत है। ठीक है, तो पेंगुइन तैर नहीं पाता है। अगला 59वें नंबर का क्वेश्चन कि एक इंसान का सुरक्षित शरीर अंटार्कटिका में पाया जाता है। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एक इंसान जो मर गया है उसका जो सुरक्षित शरीर है वो अंटार्कटिका में पाया जाता है। वह सूक्ष्म जीवों के
क्षयण प्रक्रिया से बच क्यों गया? तो हम ये बोल सकते हैं कि जब एक व्यक्ति मर जाता है और वो अंटार्कटिका में पाया जाता है, तो हम इतना जानते हैं कि अंटार्कटिका में बर्फ होती है और जो तापमान होता है वो माइनस में होता है, ठीक है, माइनस में होता है, जिसके कारण वो गल नहीं पाता और सूक्ष्मजीव उसमें वृद्धि नहीं कर पाते, ये उसका मुख्य कारण है। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर, कि मानक ताप से नीचे रहता है, तापमान बहुत कम होता है जिसके कारण ताप नीचे कारण कार्य नहीं कर पाते। कौन कार्य नहीं कर पाते? तो जीव जो उसे गलाने का काम नहीं कर पाते। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। अगला 60 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि पुनरुत्पादन की लैंगिक प्रणाली इसमें देखी जाती है, ठीक है। तो पुनरुत्पादन की लैंगिक प्रणाली किसमें देखी जाती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर। जो मनुष्य है उसमें अगर बच्चा पैदा होना है तो उससे लैंगिक प्रणाली का यूज़ होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। इसका जो बचा वाला पार्ट है आगे के हम टोटल इस लेक्चर के 185 मतलब इस चैप्टर के 185 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले, तो हम 60 कर चुके हैं और बचे क्वेश्चन जो अगला लेक्चर होगा उसमें करेंगे, ठीक है। तो यहीं रहेगा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।